हेलो बच्चों, एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर सीरीज में हम लोग एक्सक्रीशन या बोला जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख रहे थे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग आ गए थे उसके अगले पार्ट में। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उस यूरिन में यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे जो है चेंज होता है। यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन की रेगुलेशन की बात करेंगे। बॉडी में किडनी का हमने डिस्कस किया था, दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है जो एक्सक्रीशन है और दूसरा फंक्शन होता है वाटर बैलेंस इन बॉडी यानी ऑस्मो रेगुलेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन के बाद हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस इन बॉडी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस को हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों सिचुएशन या दोनों प्रोसेसेस बॉडी में परफॉर्म होते हैं। सीधे शुरू करते हैं आज का टॉपिक और लेकर चलेंगे। आज का टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, हमने क्या देखा था? जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट यानी पीसीटी देखा था, लूप ऑफ हेनले देखा था और डीसीटी देखा था। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। मैं इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली एक एक करके इसके स्ट्रक्चर, सभी फीचर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि जब फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है तो वो पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले और लूप ऑफ हेनले से डीसीटी, वो फिल्ट्रेट मूव करता है और जब कलेक्टिंग डक्ट के लोअर मोस्ट पार्ट तक पहुंचता है तब तक वो यूरिन बन जाता है। ठीक है, ये पार्ट हमने देखा था। अच्छा, हमने बोला था इसी के सराउंडिंग में पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और उस ब्लड कैपिलरीज का जो यू शेप लूप है उसे हम वासा रेक्टा कह रहे थे। ठीक है, तो फिल्ट्रेट जो अपने लूप ऑफ हेनले में मूव करता है वो पीसीटी से डीसीटी की तरफ मूव करता है, और जो ब्लड वासा रेक्टा में मूव करता है वो डीसीटी से पीसीटी की तरफ यानी फिल्ट्रेट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मतलब बाउमेन कैप्सूल से वो जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, और दूसरा जो फ्लूइड है वो उसके एंटी पैरेलल जा रहा है। और ये दोनों फ्लूइड आपस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। याद रखना, ये दोनों फ्लूइड कैसे सेपरेटेड है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इनकी मेम्ब्रेन है, जो ट्यूबुलर पार्ट की जो मेम्ब्रेन है और जो ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन यानी एंडोथेलियम है, ये कैसी मेम्ब्रेन का काम करती हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। तो जब कोई ऐसा फ्लूइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है, और केवल सेपरेट नहीं होता, इनके बीच में जो खाली जगह दिख रही है बच्चों आपको, ये खाली जगह जो दिख रही है यहाँ पर इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो अब हमारे पास केवल दो फ्लूइड नहीं है, हमारे पास फिल्ट्रेट भी है, हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है, हमारे पास ब्लड भी है। और हमें इन तीनों फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को समझते हुए ये समझना है कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, बड़ा बेसिक सा एक पॉइंट आता है। हमने बोला कि फिल्ट्रेट जो है, अगर हम बोले लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ब्लड जो है राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, और इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो यहां पर दो फ्लूइड के बीच में जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट मिल रहा है, इसी को बोला जाता है बच्चों काउंटर करंट पैटर्न। क्या बोला जाता है? काउंटर करंट पैटर्न। और इनके बीच जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, जो ये जो आपस में सब्सटेंसेस का गिव एंड टेक करते हैं, इसी को बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होता है, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बेसिक बच्चों जो पॉइंट समझना है वो हमें ध्यान में रखना है कि फ्लूइड या बोला जाए फिल्ट्रेट और जो ब्लड है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इस डायग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे किया हुआ है, मैं कुछ पार्ट्स आपसे डिस्कस कर लूं। हम लूप ऑफ हेनले को देख रहे हैं, तो लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है उसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब किसका है? लूप ऑफ हेनले का। ऐसे ही वासा रेक्टा में भी जो पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है वो है डिसेंडिंग लिम्ब, और जो पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है वो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा।
तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना है वो डायग्राम थोड़ा सा हम समझने के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसा एडजस्ट करना पड़ेगा? हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वासा रेक्टा यहाँ पर बना हुआ है, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि ये सराउंड कर रहा है किसको? लूप ऑफ हेनले को। ठीक है, ये सराउंड कर रहा है किसको बच्चों? लूप ऑफ हेनले को। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन आएगा वो इंटरेक्शन किसका किसका आएगा? जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, इन दोनों ट्यूब्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को थोड़ा सा अपने कंफर्ट के हिसाब से उसने चेंज किया है, लेकिन हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को ही ध्यान में रखकर समझेंगे। ठीक है, कि इनके बीच में एक्सचेंज होगा। हमें अभी क्या दिख रहा है बच्चों? हमें अभी दिख रहा है कि ये दोनों आपस में पास पास है, लेकिन इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पास पास नहीं है, इसे सुपर इम्पोज करके समझना पड़ेगा कि जो वासा रेक्टा का जो हेयर पिन शेप का लूप है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कुछ यहाँ होती है। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन कुछ यहाँ होती है, जिसकी वजह से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का इंटरेक्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का इंटरेक्शन असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं एरोज बनाऊंगा और उन एरोज से आप समझना कि यहां पर एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, अब दो बातें हैं। आप इस डायग्राम को समझने के लिए एक और पॉइंट को समझो। इस जो डायग्राम दिया हुआ है, हम किडनी को देखें। ठीक है, किडनी में हमें पिरामिड दिख रहा है। ठीक है, हमें पिरामिड दिखता है, रीनल पेल्विस दिखता है। ये जो डायग्राम है बच्चों, ये कुछ इस पॉइंट का डायग्राम है जहां पर हमें तीन सेक्शंस दिख रहे हैं। तीन सेक्शंस कौन कौन से? ऊपर हमें कॉर्टेक्स दिख रहा है। ठीक है, हमें तीन सेक्शन कौन कौन से दिख रहे हैं? ऊपर हमें कॉर्टेक्स यहाँ पर बाहर की तरफ दिख रहा है, फिर आउटर मेडुला हमें उसके बाद दिख रहा है, और फिर इनर डीप मेडुला हमें उसके बाद दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, समझना कि बाहर जो है कॉर्टेक्स पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आउटर मेडुला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनर मेडुला को। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है? पिरामिड के अंदर। ये स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है? पिरामिड के अंदर। ठीक है, और इन ट्यूब्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है भाई? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब हमारे ध्यान में रहे, यहाँ पर तीन फ्लूइड की बात हो रही है। कौन कौन से तीन फ्लूइड? एक फिल्ट्रेट की बात हो रही है, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात हो रही है, एक ब्लड की बात हो रही है। फिल्ट्रेट कहाँ प्रेजेंट है? नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। ब्लड कहाँ प्रेजेंट है? वासा रेक्टा में। और फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब एक बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा इसको आगे समझने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ते हैं या कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली हम हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप लोग केमिस्ट्री में जब सॉल्यूशन पढ़ते हो तो वहाँ पे सॉल्यूशन के अलग अलग तरह के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हो। आप नॉर्मेलिटी को यूज करते हो, आप मोलरिटी को यूज करते हो, आप मोलैलिटी को यूज करते हो। ठीक है, उसी तरह से एक कॉन्सेंट्रेशन और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन या ऑस्मोलरिटी। ठीक है, और ऑस्मोलरिटी या ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो है मिली ऑस्मोल। क्या यूज की जाती है? मिली ऑस्मोल। और मिली ऑस्मोल जो यूज करते हैं उसे मौसम कहा जाता है। मिली ऑस्मोल कह लो या मौसम कह लो, ये कौन है? ये यूनिट है जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? मिली ऑस्मोल या मौसम। तो हम जो यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, और ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हम ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को जो यूनिट डिनोट किया गया है वो है मिली ऑस्मोल। तो पता चलता है कि जो कॉर्टेक्स है, अभी समझो कॉर्टेक्स है,
कॉर्टेक्स में हमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसका कंसंट्रेशन मिलता है 300 मॉसम। कैसे मिलता है हम उसको समझेंगे। आउटर मेडुला में 600 मॉसम, इनर मेडुला में 900 मॉसम और डीप मेडुला में हमें 1200 मॉसम मिलता है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है समझेंगे, कैसे बढ़ रहा है ये भी समझेंगे। तो यहां पर बात होती है कि जब हमने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो ब्लड का हमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मिला कितना, 300 मॉसम। बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। 300 मॉसम, और ब्लड से ही बनता है फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट का भी हमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मिला वो कितना मिला, 300 मॉसम। ब्लड का भी 300 मॉसम, फिल्ट्रेट का भी 300 मॉसम। ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर ब्लड फ्लो कर रहा है वासा रेक्टा या पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में, फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम देखेंगे इस डायग्राम में जो आपकी एनसीईआरटी में, आपकी क्या हमारी भी एनसीईआरटी भाई, स्टूडेंट लाइफ में हमने भी पढ़ी है। ठीक है, आपकी या हमारी, हम सबकी एनसीईआरटी में देखेंगे तो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन जब बाउमेन कैप्सूल से होता है तो उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मिलता है 300 मॉसम। एक एक करके पॉइंट को समझते चलेंगे हम आगे की तरफ। ठीक है, अब ये डायग्राम को देखना बच्चों, ये डायग्राम हमने इसीलिए बनाया है ताकि आपको ये पूरा जो मैकेनिज्म है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट है, ये पूरा एक एक करके समझ में आ जाए। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिल्ट्रेट बना तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना मिला है, 300 मॉसम। अब इसमें क्या होता है, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन चलता रहता है। पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है बच्चों, याद करो कहाँ हो रहा है, पीसीटी से होगा, पीसीटी से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऑफ नेटवर्क है वहां पर रीएब्जॉर्प्शन होगा। जैसे जैसे रीएब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था 60 to 70% ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ने लगेगा। देखो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, कहाँ तक आ गया, 400 मॉसम। अब बोलेंगे सर वाटर तो 60 to 70% एब्जॉर्ब हुआ, रीएब्जॉर्ब हुआ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं बढ़ा, तो भाई अकेला वाटर थोड़ी रीएब्जॉर्ब हुआ। पीसीटी में तो न्यूट्रिएंट 100% रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो न्यूट्रिएंट वाटर और दूसरे जो एसेंशियल बाइकार्बोनेट सोडियम पोटेशियम NaCl, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। कहां तक, 400 मॉसम तक ही इंक्रीज करता है। अब यहां से आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब तक पहुंचते हुए 400 मॉसम तक कॉन्सेंट्रेशन पहुंचता है। यहां आ जाती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहां जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो है कि आप याद करो, ये पॉइंट याद करो, मैंने बताया था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। बताया था कि नहीं बताया था, कमेंट में लिखो, बताया था कि नहीं, पिछले लेक्चर में जाके देखना। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। यहां पे केवल हमें किसका रीअब्जॉर्प्शन दिख रहा है भाई, वाटर का। यहां हमें किसका रीअब्जॉर्प्शन दिख रहा है, वाटर का। तो याद करो ऐसा कुछ हमने वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की बात की थी। तो ये जो वाटर है ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकल के आ रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, केवल वाटर आ रहा है, ओनली वाटर। तो अगर फिल्ट्रेट में से वाटर निकालते जाओगे तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। भाई कोई भी सॉल्यूशन उसमें से वाटर निकाल लो तो सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो अभी तक जो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब वो कॉन्सेंट्रेशन तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा तो 400 से नीचे 600, 600 से 800, 800 से 1000 और कहां तक पहुंच जाएगा, 1200 मिली ऑस्मोल तक ये कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाएगा। 1200 मिली ऑस्मोल। क्यों, क्योंकि यहां पे केवल किसका
रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, केवल किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं, केवल लूप ऑफ हेनले के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, फिर आते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहां से केवल यहां सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ केवल सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहां से आएगा सॉल्ट, ये भाई आया सॉल्ट, कहाँ आया, ये सॉल्ट आया कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, क्या आया, NaCl। तो जब अगर यहां से फिल्ट्रेट, नीचे से फिल्ट्रेट जा रहा है 1200 मिली ऑस्मोल के कंसेंट्रेशन के बाद, और उसमें से सॉल्ट निकालते जाओ, क्या निकालते जाओ, सॉल्ट निकाल, सॉल्ट क्या हो रहा है भाई, यहां से निकल के असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकल के डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होते होते वापस कहाँ पे आ गया भाई, जहां से चला था 1200 से 900, 600, 400, 300 और उससे भी कम 200 मिली ऑस्मोल तक आ जाता है। तो जब इनिशियल फेज में चला था तो 300 था, इनिशियल फेज में जब चला था तो 300 मिली ऑस्मोल था। आप देख सकते हो यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल, ये दिख रहा है 300 मिली ऑस्मोल। धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया 1200 और फिर धीरे धीरे कम होता गया 300 तक आया। तो ये जो है सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक है। और उसके ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन, कितना हो गया 200, यानी ये हाइपोटोनिक। कहां है, इन द इनिशियल पोजीशन ऑफ डीसीटी, डीसीटी की इनिशियल पोजीशन में, डीसीटी की शुरुआती पोजीशन में अकेला ऐसा पोजीशन है जहां पे सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन मिलता है फिल्ट्रेट का, 200 मिली ऑस्मोल। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, फिर उसके बाद इसमें रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होते हुए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ने लगेगा। 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, 400 के बाद 600, 900 और 1200 तक पहुंच जाएगा। और जब यूरिन यहां से बाहर निकलेगा तो उसका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल मिलेगा। यहां पर जो कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन फिर से बढ़ रहा है। ये एक बात। अब देखेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया, फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जब यूरिन में बदलता है तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कैसे बढ़ता है भाई, ध्यान से देखो। जब पीसीटी से लूप ऑफ हेनले की तरफ जाता है तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फिर तेजी से बढ़ता है, फिर तेजी से कम हो जाता है, और सबसे कम हो जाता है 200 मौसम, और फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हुए आ जाता है 1200 मौसम तक। तो कभी भी याद रखना, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन अचानक से नहीं बढ़ेगा, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर तेजी से बढ़ता है, फिर तेजी से कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर तेजी से बढ़ता है। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करेंगे वासा रेक्टा में कंसेंट्रेशन की, वासा रेक्टा में कंसेंट्रेशन की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो, वासा रेक्टा में ब्लड जा रहा है भाई कहां से, इधर से इधर की तरफ, एफरेंट से आया, ईफरेंट से गया वासा रेक्टा बन के, और ब्लड है 300 मौसम इसका कॉन्सेंट्रेशन। याद करो अब यहां पे। अब याद करने वाली बात यह है कि जब हम बात करेंगे यहां पे, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आईसीएफ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, आईसीएफ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या होगा, सॉल्ट का मूवमेंट होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सॉल्ट का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्ट का मूवमेंट हुआ, ओ सॉरी नॉट सॉल्ट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आप याद करो, हाँ हमने, हाँ ये याद करो यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, आई फॉरगॉट दैट। आप ये पॉइंट याद करो, जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है, इसमें से सॉल्ट निकल रहा है,
ये सॉल्ट निकल के ग्रेजुअली कहाँ जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। और जैसे जैसे सॉल्ट अंदर जाएगा इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 300, 400, 600, 800, कहाँ तक आ गया, 1200 तक, 1200 तक आ गया। और फिर आप देखो असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो कंसंट्रेशन फिर क्या होगा भाई, कम होगा। तो इसीलिए फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दो बातें समझ में आ गई। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में सॉल्ट जा रहा है, और जैसे जैसे सॉल्ट जा रहा है इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जैसे वाटर का मूवमेंट हो रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो इसीलिए जहां नेफ्रॉन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वासा रेक्टा में कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जहां नेफ्रॉन में कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वहां वासा रेक्टा में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब एक और पॉइंट क्या है कि जो सॉल्ट आया है, यहां से देखो जो सॉल्ट आया है, अब वो सॉल्ट भी निकलता है कहां से, ब्लड से निकलता है, और कहां जाता है, आईसीएफ में। और आईसीएफ में जाता है, यहां भी सॉल्ट जा रहा है, आईसीएफ में जाता है कहां से, वासा रेक्टा से इंटर सेल्युलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, देखो ऊपर कम नीचे की तरफ ज्यादा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है ये बच्चों किसकी वजह से बढ़ा है, वासा रेक्टा से जो सॉल्ट आया है उस सॉल्ट की वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। किसका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड का। तो ये है बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब एक पॉइंट और आ गया, यहां पे देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने में यूरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरिया, ये यूरिया एब्जॉर्ब हुआ कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट में, इधर सॉल्ट रिलीज हुआ तो इसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन है वो डीप मेडुलरी रीजन में बढ़ जाता है, और कहां तक पहुंच जाता है, 1200 मौसम तक पहुंच जाता है। तो ये पॉइंट नोट करिएगा, इन डीप मेडुलरी या इनर मेडुला रीजन द concentration of interstitial fluid increases due to secretion of salt and secretion of urea, या बोला जाए यहां से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यूरिया का इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसकी वजह से बढ़ रहा है। ये भी क्यों रिलीज हो रहा है यूरिया, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने। तो ऊपर केवल सॉल्ट है, नीचे सॉल्ट और यूरिया दोनों है, इसलिए यहां पर इसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ये ज्यादा हाई मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब यहां पर है कि दो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, इसी को बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से इनके बीच होने वाला इंटरेक्शन बहुत हाई पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच इंटरेक्शन बहुत हाई पाया जाता है और सब्सटेंसेस का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को और रिवाइज कर लेना तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक बार में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक बार में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है द काउंटर, जरा थ्योरी देख लेते हैं, थियरी देख के आगे बढ़ते हैं। Henle loop and vasa recta help to concentrate the urine. The flow of filtrate in the two limb of Henle's loop and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite direction. Hence, they form a counter current pattern. ये counter current pattern बनाते हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, फिर the counter current between proximity between Henle loop and vasa recta maintain an increasing osmolarity towards inner medullary इंटरस्टिशियम यानी इनर मेडुलरी इंटरसेलुलर स्पेस में, जिससे कि उसमें पाए जाने वाले फ्लूइड का भी कंसंट्रेशन बढ़ता है फ्रॉम 300 मिलीऑस्मोल
to 1200 milliosmol in the inner medulla. The gradient mainly caused by NaCl and यूरिया. मैंने बोला ना यहाँ लोअर पोर्शन में देखो NaCl और यूरिया इनका सिक्रीशन हो रहा है जिससे इनर मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. इनर मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर केवल NaCl है इसलिए धीरे धीरे बढ़ा, एक लिमिट तक बढ़ा. नीचे NaCl और यूरिया दोनों है, NaCl और यूरिया दोनों है, इसलिए इनर मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है. ये पॉइंट को याद रखना है. इट इज ड्यू टू मेनली कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन डिफरेंस, इंक्रीज इन ग्रेडियंट ऑफ NaCl एंड यूरिया. ऊपर केवल NaCl है, ठीक है, ध्यान रहे ऊपर केवल NaCl है, नीचे NaCl और यूरिया दोनों है. ये पॉइंट को याद रखेंगे तो कभी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक है, तो आगे कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट होता है इसको हम डिस्कस करेंगे. तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं एनसीईआरटी से. NaCl transported by ascending limb of loop of Henle is exchanged with descending limb of vasa recta. ठीक है, जो NaCl ascending limb of loop of Henle से आया है वो एक्सचेंज हो जाता है किसमें, descending limb of vasa recta में. यहाँ पे देखो यहाँ से आया और एक्सचेंज हो गया vasa recta में. ठीक है, with the descending limb of vasa recta, तो यहाँ पे descending limb of vasa recta में ये NaCl चला गया. NaCl is returned to interstitium by ascending limb of vasa recta. तो ये NaCl ascending limb से एक्सचेंज हो जाता है, किसमें आ जाता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. सिमिलरली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ ascending limb of loop of Henle which is transported back to interstitium by collecting tubule. तो यहाँ पर है कि ये जो यूरिया है, ये यूरिया देखेंगे जस्ट यहाँ पे, a small amount of urea enter in the thin segment of ascending limb of loop of Henle which is transported back. तो यूरिया जो collecting duct से absorb हुआ है वो आता है वापस loop of Henle में, और loop of Henle से ये वापस कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से फिर रिलीज होता है. तो ये यूरिया जो है साइक्लिक पाथवे में मूव कर रहा होता है जस्ट टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, ये सर्कुलर पाथ हमें यूरिया का मिलता जाता है. बहुत लिटिल अमाउंट का यूरिया जो है यहाँ पर मूव करता है और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो यूरिन के साथ ही एक्सक्रीट होता है. फिर दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेट हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एंड नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो ये जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का किसके बीच में, हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में, इसी को कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होता है. इट मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन करता है जिसे इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट कहा जाता है. इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम it help an easy passage of water from collected tubule of for concentrating the filtrate. It help an easy passage for water from collecting tubule for concentrating the filtrate. तो इसकी वजह से collecting duct में जो water का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वो पॉसिबल हो पाता है, और उसी की वजह से कलेक्टिंग डक्ट में नीचे जाते समय यूरिन का जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है. आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूरिया और वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखा जाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, यूरिया का एब्जॉर्प्शन. ह्यूमन किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म. हमने देखा जो यूरिन बना था उसकी ऑस्मोलिटी कितनी थी, 1200 मॉसम, 1200 मॉसम. ठीक है, ये यूरिन की ऑस्मोलिटी थी और इनिशियल फिल्ट्रेट 300 मॉसम. इसलिए हम कहते हैं कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन फिल्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से 4 टाइम्स ज्यादा होता है. ठीक है, 4 टाइम्स ज्यादा होता है बच्चों. आगे बढ़ेंगे. इट इज डन बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जेजीए सेल्स एंड हार्ट. ये बात हो रही है किसकी, उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मो रेगुलेशन की, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने की. वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होता है, ये पॉइंट देखेंगे. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कैसे होता है. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन
यानी वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, तो इट इज डन बाय हार्मोनल एक्शन, इसके लिए हार्मोन काम करता है और रिसेप्टर्स काम करते हैं, जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तब वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बाय फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड हार्ट, हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है इसको मेंटेन करने के लिए, यानी वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड एंड आयनिक कंसेंट्रेशन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर्स इन बॉडी। अगर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम चेंज हो, बॉडी फ्लूइड का कंसेंट्रेशन चेंज हो या आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो, तो उसकी वजह से ये ऑस्मोरिसेप्टर्स यानी वाटर बैलेंस को चेक करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हार्मोनल एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, पहले हम इस प्रोसेस को देखेंगे। When body fluid level decreases, जब भी बॉडी में बॉडी फ्लूइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, द ऑस्मोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मेनली वेन में ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक, ये यूरिन फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, इसलिए एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। क्यों, इसके एक्शन की बात करें तो ये सॉल्ट और आयंस का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, कहाँ बढ़ाता है, डीसीटी में बढ़ाता है। और सॉल्ट अपने साथ किसको खींच के ले जाता है, वाटर को। आप कभी ये कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर किसी प्लेट में आप टेबल सॉल्ट को रख दो एक दिन के लिए, तो अगले दिन वो क्या होगा, वो सॉल्ट मॉइस्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सॉल्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने साथ किसको एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर को, जहां भी सॉल्ट ज्यादा होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ है तो वो अपने साथ किसको लेके जाएगा, वाटर को, तो वाटर विल ऑल्सो बी रीएब्जॉर्ब, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट इंक्रीजेस। ये वैसोप्रेसिन वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, हालांकि ये ब्लड जो है वेन्स में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा, तो ये भी लिखेंगे, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट। ये बात हो गई किसकी, एडीएच की। तो इसने अब देखो क्या किया है, इसने वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाया है, सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाया है, और वाटर और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। ये नॉर्मल सिचुएशन में काम है, ठीक है। तो एन इंक्रीज ऑन इन फ्लूइड वॉल्यूम स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, तो जैसे ही वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे और फिर एडीएच का सिक्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। एडीएच एक ऐसा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, याद रहे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच सिक्रेट होता है और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच हार्मोन बनाता है। तो अपना काम कर दिया इसने, क्या कर दिया, सॉल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा दिया, सॉल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा दिया, प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ा दिया, एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो जो हार्मोन से रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे वो कौन सा हार्मोन है भाई, वो एडीएच हार्मोन है। एन इंक्रीज इन द फ्लूइड वॉल्यूम स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच एंड कंप्लीट्स द फीडबैक एक्शन, और फीडबैक एक्शन को कंप्लीट करेगा। ADH constrict blood vessel resulting in increase of BP,
भाई एडीएच क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, बीपी बढ़ाएगा एंड इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी में आने वाला ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा, किडनी में जो ब्लड आएगा तो उसकी वजह से जीएफआर भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड जीएफआर, जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, भूल गए हो तो याद दिला दूं, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट बनता है उसे जीएफआर कहा जाता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब पॉइंट आता है नॉर्मल कंडीशन में ये एडीएच का बड़ा इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है हमारे ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे, अगर हम बात करें तो हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो कैसे काम करता है ये हम देख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि किडनी कैसे इन्वॉल्व है, इस किडनी को इतना इंपॉर्टेंट जो है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने वाला ऑर्गन क्यों माना जाता है, ठीक है। तो क्यों माना जाता है उसको समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। अगर हम बोले तो हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम परफॉर्म करता है जिसके बारे में हो सकता है आपको अभी जानकारी ना हो, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जो पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको एक बार में अगर ना समझ में आए तो एक बार और रिपीट करके जरूर देख लेना, ठीक है। क्यों, इसको समझते हैं, ठीक है। समझो, मैं एक कॉमन एग्जांपल देकर ये समझाने की कोशिश करूंगा। कभी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कभी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो गया, यानी एक ऐसी इंजरी हुई जिसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसे ट्रॉमा कहते हैं। इंजरी प्लस ब्लीडिंग इज इक्वल टू ट्रॉमा। कभी कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, ब्लीडिंग हुई, बॉडी से ब्लड लॉस हुआ। अब एक टाइम बड़ा क्रिटिकल आता है, बड़ा ही क्रिटिकल टाइम आता है जब चोट लगने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाने तक का जो टाइम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्बुलेंस आती है, उसको लेके जाती है, अगर सही समय पर पहुंच गया, टाइम रहते पहुंच गया तो उसकी जान बच जाती है, और टाइम रहते अगर नहीं पहुंच पाता है तो भाई फिर मिस हैपनिंग हो सकती है। यहां पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो क्रिटिकल टाइम है, एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचने तक का जो टाइम है, इस टाइम में हमारी बॉडी में एक खास सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हमारी हमारे लिए लाइफ सेविंग सिस्टम की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसको बोला जाता है रास सिस्टम, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं काम करता, नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट नहीं होता, ये कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में ही एक्टिवेट होता है, और उन इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो बेसिकली दो कंडीशंस में मैं बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी दो कंडीशंस है जिसमें एक ये एक्टिवेट होता है। अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, ब्लड लॉस हो, या बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, तो दोनों कंडीशन में ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और काम करता है। कैसे होता है, क्या काम करता है, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक की, इस सिस्टम का नाम, तो इसे कहा जाता है रास। रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। आज इसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, क्या कह रहा है ये सिस्टम, होता क्या है। ध्यान से सुनो। हमने कहा किसी को इंजरी हुई, और इंजरी कैसे थी, ब्लीडिंग वाली, जिसे हम कह रहे हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी इंजरी प्लस ब्लीडिंग, इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंजरी प्लस ब्लीडिंग की वजह से क्या क्या होगा भाई, उसकी बॉडी से ब्लड लॉस होगा, तो उसकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूसेस, ठीक है, उसकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूसेस। अब ब्लड में 55% पार्ट प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा भी कम हो जाएगा, यानी प्लाज्मा वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया है।
अब प्लाज्मा वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो गया है, ब्लड वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो गया है, तो जो ब्लड पहले जल्दी जल्दी हार्ट में जाता था, अब वो ब्लड क्या होगा, स्लोली जाएगा। हार्ट में जाने का उसका जो पेस है वो पेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट के पास है भाई कम ब्लड आएगा तो वो कम ब्लड पंप करेगा, तो हार्ट के पास ब्लड आना भी कम हो जाएगा और हार्ट से ब्लड आगे जाना भी कम हो जाएगा, तो यानी कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट अगर आपको याद हो, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट फ्रॉम हार्ट से ईच ऑफ द वेंट्रिकल, किसी भी एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड 1 मिनट में पंप होता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। फिर जब ब्लड कम आएगा तो ब्लड को पंप करने की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बॉडी में एडवर्स इफेक्ट को लीड करेंगी। और अगर ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ इतना कम हो गया कि अब हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर रहा, आना ही कम हो गया, आना ही बंद हो गया, तो अब हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं करेगा तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी। अभी क्या है, कम हो रही है, आगे चलते चलते बंद भी हो सकती है, ठीक है, यानी ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है बच्चों, समझो, बड़ा बेसिक सा पॉइंट समझने के लिए हम जाएंगे किसके पास, नेफ्रॉन के पास। किसके पास जाएंगे, नेफ्रॉन के पास, ठीक है। अब नेफ्रॉन में जो एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है, उस एफरेंट आर्टीरियोल में आने वाले ब्लड का फ्लो कम होगा। अब होता क्या है कि इसी एफरेंट आर्टीरियोल के ठीक बगल में यहां से डीसीटी क्रॉस करता है, डीसीटी ये ट्रांसवर्सली क्रॉस कर रहा है, डीसीटी, ठीक है, डीसीटी, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में सेल्स का कुछ ग्रुप पाया जाता है, जिन सेल्स को कहते हैं जेजीए सेल्स, जेजीए सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सेल, ठीक है, जेजीए सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। अब क्या हुआ भाई, अब जैसे ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है तो ये जेजीए सेल्स क्या करती हैं, ब्लड में पाए जाने वाले सोडियम और पोटेशियम को एब्जॉर्ब करती हैं, बेसिकली सोडियम को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, सोडियम को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो ये ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब कर पाती हैं, क्योंकि ब्लड पहले बहुत बहुत क्विकली पास हो जाता था तो ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन अब ब्लड जब यहाँ से स्लोली पास होगा तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जैसे इनमें सोडियम का लेवल बढ़ता है, इन्हें समझ में आ जाता है कि बॉडी में कुछ खतरा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, ये उस गड़बड़ को समझ लेते हैं और क्या करते हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे बोला जाता है रेनिन। ये हार्मोन कहाँ सिक्रीट करते हैं, डीसीटी में, जिसका नाम है रेनिन, डीसीटी, सिक्रेटेड बाय जेजीए सेल्स। कहाँ सिक्रीट होता है, डीसीटी में, डीसीटी से फिर ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, माने एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब होके आ जाता है किसमें, वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में जैसे ये हार्मोन आता है फिर किडनी से बाहर निकल जाता है, किससे, रीनल वेन से, और रीनल वेन से ये पहुंचता है किसके पास, लिवर के पास। क्या पहुंचता है, रेनिन, ठीक है, रीनल वेन से होते पहुंचता है लिवर के पास। लिवर में रेनिन के पहुंचने से लिवर स्टिमुलेट होता है और वो एक इनएक्टिव हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, या इसे एंजियोटेंसिन 1 भी कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन या एंजियोटेंसिन 1, मैं जेन की बात करूं क्योंकि एनसीईआरटी में जेन लिखा होगा। ये कैसा है भाई, इनएक्टिव है।
ये भी फिर ब्लड के थ्रू जाता है किसके पास, लंग्स के पास, और लंग्स की एपिथेलियम ये एक्टिवेट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन। और एंजियोटेंसिन एक्टिवेटेड हार्मोन है, ठीक है। एंजियोटेंसिन क्या है, एक्टिवेटेड है, ये एक्टिव है। अब इस एंजियोटेंसिन के कई फंक्शन पाए जाते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं यहां पे, ठीक है। मुझे मालूम है तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जैसे ही ट्रॉमा हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, किडनी की तरफ आने वाले ब्लड का अमाउंट भी कम होगा, तो नेफ्रॉन में भी जो ब्लड है वो भी कम पहुंचेगा। उसकी वजह से जेजीए सेल्स एक्टिवेट होंगी, क्योंकि उनमें सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और वो रेनिन सिक्रीट करती हैं। रेनिन सिक्रीट करती हैं कहां पर, डीसीटी में। डीसीटी से रेनिन एब्जॉर्ब हो जाता है वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा से रीनल वेन से होते हुए कहां पहुंचता है, लिवर तक। लिवर उससे स्टिमुलेट होकर एक इनएक्टिव हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, और एंजियोटेंसिनोजेन लंग्स में जाके उसकी एपिथेलियम से एक्टिवेट हो जाता है और किसमें बदल जाता है, एंजियोटेंसिन में। यहां तक ये कहानी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बच्चों एंजियोटेंसिन का एक्शन। एंजियोटेंसिन बॉडी में कई एक्शंस परफॉर्म करता है, एक एक करके इसकी बात करेंगे। एक इसका एक्शन हमें दिखेगा किसके ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जिसका हम जिक्र बाद में करेंगे। दूसरा एक्शन इसका दिखता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अभी हमने देखा, वहां से एक हार्मोन सिक्रेट होगा एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच के बारे में बोला, इसका दो काम है, एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, दूसरा ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट को इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और हार्ट की तरफ जाने वाले ब्लड का अमाउंट बढ़ाएगा, क्योंकि वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। दूसरा इसका फंक्शन हम देखेंगे, ये एडीएच एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है। एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन पे काम करेगा। ये एल्डोस्टेरॉन डीसीटी पर एक्ट करता है और सॉल्ट का एक्टिव एब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से वाटर का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, और प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ते ही यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए एडीएच को एंटी डायरेटिक कहते हैं, क्योंकि ये यूरिन का अमाउंट कम करता है, प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ाता है। अब देखो, प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ गया तो एक चीज मेंटेन हो गई, क्या भाई, प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन हो गया। प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ा, उसको सपोर्ट करेगा ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको सपोर्ट करेगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा बच्चों, सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा तो सीएनएस जो है सिंपैथेटिक एक्शन परफॉर्म करेगा। सिंपैथेटिक एक्शन परफॉर्म करेगा तो बॉडी में हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। और जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी, यानी क्या क्या बढ़ गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको सपोर्ट किया किसने, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ने। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट बढ़ गया। ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। उसको सपोर्ट किया किसने, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट ने, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेशन ने, और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज ने। अब इन सब की वजह से एक और चीज छूट गई थी यहाँ पर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हुआ है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हुआ है, क्योंकि जो ब्लड लॉस हुआ है उसके साथ ब्लड सेल्स भी तो चली गई हैं, आरबीसीज भी चली गई हैं, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुंचा दो, तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम हॉस्पिटल पहुंचते ही डीएक्टिवेट हो जाएगा, नहीं। जब तक उसमें नॉर्मल सेल्स नहीं बन जाती, उसका ब्लड सेल्स का काउंट नॉर्मल मेंटेन नहीं हो जाता, तब तक ये रास सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, तब तक ये रास सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती है, धीरे धीरे इसका एक्शन कम होता है। यानी जो पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी
हार्ट बीट वगैरह लगभग महीने 1.5 महीने तक बढ़ी हुई मिलेगी, जब तक उसमें सारे जो वाइटल जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या क्या हमने मेंटेन किया। प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन किया, हार्ट बीट मेंटेन किया, रेस्पिरेशन रेट मेंटेन किया। रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कंपनसेट होगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट की वजह से और प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से कार्डियक आउटपुट उसका मेंटेन होगा। तो जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो चीज़ें गड़बड़ हुई थी, जो कॉम्प्रोमाइज हुई थी उसके बॉडी फंक्शंस, वो सारे बॉडी फंक्शंस क्या कर लिए जाएंगे, उन्हें करेक्ट कर लिया जाएगा बाय रास सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे और ये समझेंगे कि रास सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जिक्र आता है बच्चों वो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में सीधे आता है कि रेनिन सीक्रेट हुआ और रेनिन से सीधे एडीएच तक कहानी पहुंचा देता है। ये सारा एनसीईआरटी में मिक्स वो मतलब मिस कर दिया है। एनसीईआरटी ने सीधे रेनिन से कहां पहुंचा दिया, एडीएच तक कहानी पहुंचा देता है, जबकि इतना आसान नहीं है कि हम सीधे रेनिन से एडीएच तक पहुंच जाए। ठीक है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स भी हैं, तभी तो इसका नाम वो होगा ना, जस्टिफाई होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये हमें याद रखना है और यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, आगे के पार्ट्स को लेकर बात करेंगे। हाँ, एक पॉइंट और हमने यहाँ पर बोला था कि दो चीज़ों में ये काम करेगा, एक ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया है या डिहाइड्रेशन हो गया, कोई पर्सन लंबे समय से पानी नहीं पी रहा है, बॉडी में वाटर की कमी हो गई है, तो भी रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो भी रास सिस्टम एक्टिवेट होगा और वाटर या बोला जाए प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाएगा, यूरिन को कम करेगा। ठीक है, रास सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है, ये पॉइंट को याद रखना है। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।